हेलो स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिए। जैसा कि समय चल रहा है, इस समय में हमें अपनी सेफ्टी रखने की बहुत आवश्यकता है और अपने घर पर रहिए। अधिक से अधिक घर पर रहने का ही प्रयास करिए। कोई इमरजेंसी वर्क है तभी आप घर से बाहर निकलें तो अपने मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल कुछ आंकिक क्वेश्चन किए थे। विलियन के बारे में हमने उसमें पढ़ाया था। नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित हमने कल उसमें आंकिक क्वेश्चन किए थे। उम्मीद है आप सभी लोगों के वो समझ में आए होंगे। तो आज हम उसी चैप्टर में पढ़ते हैं विलेयता और हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं, परासरण, हेनरी के नियम के उपयोग, परासरण दाब, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो और आप भी अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें नोटबुक में नोट करने की कृपया करेंगे। आप नोटबुक जो है अपनी निकालें और उसमें नोट करने की कृपया करें। विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनेंगे आप। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक: विलायक की प्रकृति, ताप एवं दाब, समायन प्रभाव। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक: पहला है विलायक की प्रकृति, सेकंड है ताप एवं दाब, थर्ड है समायन। इसी में आता है हेनरी का नियम। इससे आगे अगला टॉपिक है हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। माना किसी गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं, तब W समानुपाती P, फिर W बराबर KH/P। तो ये KH बराबर W/P, इसे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमारा हेनरी का नियम हो जाता है। आप दोबारा से इसे देख लेंगे। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे आप। फर्स्ट है गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। सेकंड है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है गैस का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। गैस आप कॉमन में समझेंगे, गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। गैस का प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम के उपयोग आप देखेंगे। फर्स्ट है मृदु पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सेकंड है गहरे समुद्र में गोताखोरों या गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में O2 के साथ हीलियम मिलाई जाती है, He। थर्ड है फेफड़ों में रक्त में O2/CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है। नोट करेंगे, थर्ड, फेफड़ों में रक्त में O2/CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है। आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। दोबारा से मैं एक बार बोल देता हूँ हेनरी के नियम के उपयोग। फर्स्ट है मृदु पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सेकंड है गहरे समुद्र में जो गोताखोरी करने वाले श्वसन मिश्रण में O2 के साथ He मिलाई जाती है। थर्ड है फेफड़ों के रक्त में O2/CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर किया जाता है, आधारित है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है परासरण। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध
विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से शांत विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत समझने का चैप्टर है। विलायक के अणुओं का अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से शांत विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दाब इससे अगला टॉपिक है। अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन में विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए विलयन पे लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। मैं दोबारा से आपको रिपीट करूंगा। परासरण दाब अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन में विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ये यहाँ पे ये विलयन है, ये एरो लग जाएगा, ये विलायक है, ये विलयन है। तो ये जो एरो लग रहा है यहाँ पर, ये अर्ध परागम्य, इसके बराबर बीचों बीच में झिल्ली है। ये सेमी, ये अर्ध पारागम्य झिल्ली है। ये यहाँ पर ये परेसर है जो ऊपर भी निकल लिया है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा चित्र हम बनाएंगे, समझ लेंगे आप का एक आयताकार रूप में एक हम चित्र बनाएंगे इस तरीके से। ये यहाँ विलायक हो जाएगा, डॉट 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 कर देंगे। इधर विलयन हो जाएगा, ये एरो कर देंगे। यहाँ पे अर्ध पारागम्य झिल्ली हो जाएगी, ये बीच में जो है, और ये ऊपर यहाँ से परेसर निकलेगा, ये पी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक बार और ये भी मैंने दोबारा आपको रिपीट कराया है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से सेंड करेंगे, फिर मैं आपको दोबारा से ये टॉपिक समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें आती है अर्ध पारागम्य झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु निकल सकते हैं, विलय के अणु नहीं, अर्ध परागम्य झिल्ली कहलाती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक अर्ध परागम्य झिल्ली, जैसे अंगूर, किशमिश, पकड़ेका, अमाशय, अंडे की झिल्ली आदि। सेकंड होती है कृत्रिम अर्ध परागम्य झिल्ली, जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN फोल्टवाइड। परासरण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। बाह्य परासरण, अंत परासरण। एक बार मैं ऊपर से आपको रिपीट कराऊंगा। अर्ध परागम्य झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु निकल सकते हैं, विलय के अणु नहीं, अर्ध परागम्य झिल्ली कहलाती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक अर्ध परागम्य झिल्ली, जैसे अंगूर, किशमिश, बकरे का अमाशय, अंडे की झिल्ली आदि। सेकंड आती है कृत्रिम अर्ध परागम्य झिल्ली, जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड, Cu2 ब्रैकेट में करेंगे Fe, फिर उसके बाद ब्रैकेट में CN होल ट्वाइस, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। परासरण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, बाह्य परासरण। चीनी के घोल में अंगूर डालने पर बाह्य परासरण के कारण अंगूर सिकुड़ जाते हैं। नंबर 2 आता है अंत परासरण। पानी में किशमिश डालने पर किशमिश अंतः परासरण के कारण फूल जाती है। परासरण व विसरण में अंतर, ये अगला टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको भी बताया अर्ध परागम्य झिल्ली, उसके प्रकार बताए, उसके बाद परासरण के प्रकार बताए। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आप हमें बता देंगे, हम आपको मैसेज के माध्यम से आप हमें बता देंगे और आपको हम जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। थैंक यू।